स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिंकेज की कि किस तरह से जो लिंक जीन्स होती हैं वो एक लिंकेज का काम करती हैं। तो क्या होता है लिंकेज? हर क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स होती हैं। ये जो जीन्स होती हैं अलग अलग लक्षणों को प्रभावित करती हैं। हो सकता है कि वो एक ही क्रोमोसोम पे हों या अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हों। जब वो जीन्स की जो सिचुएशन होती है जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होती है, और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं जो वो कंट्रोल करती हैं, जो कि अपीयर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो डिपेंड करता है कि कितनी चांसेस होंगी उन जीन्स की आपस में जुड़े रहने की, या दूर दूर अगर होंगी तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी। तो जो मेंडल का जो नियम है, जो तीसरा नियम है जिसे हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो कहता है कि ये जीन्स जो होती हैं वह असॉर्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली। अगर वो जीन्स सिचुएटेड हैं एक ही क्रोमोसोम में और बहुत नज़दीक नज़दीक हैं तो उनका इनहेरिटेंस एक साथ होगा, ना कि मेंडल के नियम के अनुसार होगा, क्योंकि मेंडल का नियम जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं उन पे निर्धारित है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जीन्स जब एक ही क्रोमोसोम्स पे होती हैं, तो अगर ये जीन्स एक साथ हैं तो वो क्या करेंगी, इनहेरिटेड होंगी एक साथ, उनकी को एग्जिस्टेंस होगी। दो या दो से ज़्यादा जीन्स जब एक ही क्रोमोसोम में एक साथ इनहेरिट होती हैं तो ऐसी जीन्स के समूह को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, अर्थात हम इसको कहते हैं लिंकेज। तो अगर हम इस डायग्राम से उसको विजुलाइज करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीन 1 एंड जीन 2 जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो वो सेम क्रोमोसोम में हैं लेकिन दूरी पर हैं। दूसरे डायग्राम में जो नीचे है वहाँ पे अगर आप देखो जीन 3 और जीन 4, उनकी जो दूरी है वो बहुत कम है, तो उनकी जो प्रॉक्सिमिटी होगी वो एक साथ ज़्यादा रहेंगी। तो पहले वाले डायग्राम में जो हम देखते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। तो एक्सचेंज या रिकॉम्बिनेशन की संभावना कहाँ ज़्यादा होगी? अगर वो जीन्स क्रोमोसोम्स में दूरी पर उपस्थित हैं तो रिकॉम्बिनेशन की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जो जीन्स पास पास हैं तो क्या होगा, वो एक साथ होंगी। अगर वो एक साथ हैं देन दे आर लिंक्ड, जैसा कि जीन 3 और जीन 4 है जो कि नीचे वाले डायग्राम में क्लियर है। जीन 1 और जीन 2 क्योंकि दोनों दूर दूर हैं, फार अपार्ट है, तो दे आर नॉट लिंक्ड जीन्स। तो जो अकरेंस होती है अलग अलग जीन्स की ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो वो शो करता है नॉन रैंडम असॉर्टमेंट एट मियोसिस। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है? जो जीन्स लोकेटेड होती हैं एक क्रोमोसोम पे फिजिकली, उनको एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। एक क्रोमोसोम का जब मैप बनता है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट मैप बनता है कि कितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हुई हैं, कितने आपके क्रोमोसोमल लोकाई प्रेजेंट हैं जीन्स के, तो वो एक मानचित्र कहलाता है लिंकेज मैप, जो कि लिंक जीन्स को प्रदर्शित करता है बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज। तो ये लिंक जो जीन्स होती हैं ये क्या प्रदर्शित करती हैं? ये प्रदर्शित करती हैं आपका टेस्ट क्रॉस रेशियो। जो जीन्स जो होती हैं डिफरेंट क्रोमोसोम में असॉर्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, तो हमें टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है 1:1:1:1। लेकिन लिंक जीन्स क्योंकि असॉर्ट नहीं करती हैं इंडिपेंडेंटली, वो एक साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो वो लिंक जीन्स ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करेंगी। और वो ऐसा प्रदर्शित ना करके कैसा प्रदर्शित करेंगी? या तो वो प्रदर्शित करती हैं आपके रिपल्शन या प्रदर्शित करती हैं आपके कपलिंग। तो आपका जो कपलिंग या रिपल्शन जो हाइपोथेसिस है, जो कि बैटसन और प्यूनिक ने प्रपोज किया था, ये हाइपोथेसिस उन्होंने एक प्रयोग किया था, और ये प्रयोग उन्होंने किया था, ये जो आपके मीठी मटर होती है जिसे हम कहते हैं लेथारस ऑड्रेटस, उसके बारे में उन्होंने इस सहलग्नता या हम जिसको कहते हैं लिंक जीन्स, उन्होंने उनके बारे में बताया। उन्होंने नीले पुष्प एवं लंबे परागकण, लौंग पौधे और लाल पुष्प तथा गोल परागकण के साथ में पेरेंटल जनरेशन। तो मान लीजिए पेरेंटल जनरेशन उन्होंने जो चूज़ की थी वो ब्लू फ्लावर्स और लॉन्ग पॉलन थे, दूसरी तरफ रेड फ्लावर्स और राउंड पॉलन थे, जो कि रेसेसिव कैरेक्टर है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पॉलन, रेसेसिव कैरेक्टर्स BBLL। तो फर्स्ट जो पेरेंटल टाइप आएगा BBLL आएगा, लेकिन जब टेस्ट क्रॉस होगा
टेस्ट क्रॉस होता है जब हम किसी रेसेसिव पेरेंट के साथ में आपकी F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं, वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस में आपके आया 7:1:1:7 का रेशियो। 7 तो बने ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पॉलन, एक बना ब्लू फ्लावर्स राउंड पॉलन, एक बना रेड फ्लावर्स लॉन्ग पॉलन, एक बना रेड फ्लावर्स राउंड पॉलन, तो 7:1:1:7। दूसरी तरफ उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसी का मीठी मटर का, और तब उन्होंने रिपल्शन को देखा कि अब आप मान लीजिए आपके ब्लू फ्लावर्स और राउंड पॉलन है, मतलब एक प्रभावी एक अप्रभावी, दूसरी तरफ रेड फ्लावर्स और लॉन्ग पॉलन है। फिर आप F1 जनरेशन लेंगे तो आपके क्या आएगा, वही आएगा जो आपके कपलिंग में आया था, ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पॉलन। जब आप उसको टेस्ट क्रॉस कराओगे तो आपके रेशियो आएगा 7:7:1:1। ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पॉलन 7, ब्लू फ्लावर्स राउंड पॉलन 7, रेड फ्लावर्स लॉन्ग पॉलन 1 और रेड फ्लावर्स राउंड पॉलन 1। तो इस तरह से कपलिंग और रिपल्शन जो एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया उन्होंने बैट्सन और प्यूनेट ने, और ये उन्होंने स्वीट पी पे प्रपोज किया था जिसको हम कहते हैं लेथारस ऑड्रेटस। तो एक थ्योरी को प्रपोज किया टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ने ज़्यादातर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अनुसंधान कार्य किया है, और मॉर्गन ने जो ये काम किया तो उन्होंने जो ये बताया कि जो जीन्स होती हैं, दो या दो से अधिक जो जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होती हैं तो कपलिंग, और लेकिन जब समान गुणसूत्रों पर होती हैं तो रिपल्शन की क्रिया दर्शाती हैं। एक साथ होती हैं लिंक जीन्स तो कपलिंग दिखाएंगी, अगर दूसरे क्रोमोसोम्स में होंगी तो क्या दिखाएंगी, रिपल्शन दिखाएंगी। तो फिर मॉर्गन ने कैजल के साथ में मिलकर एक प्रपोज किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। वो ये बताता है कि जो ये लिंक जीन्स होती हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती हैं। लिंक जीन्स का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, स्थल होता है जिसको हम लोकस कहते हैं या लोकाई कहते हैं, तथा वो एक ही रेखा में स्थित होती हैं। जो गुणसूत्र हैं उनमें सहलंगन जीन्स की दूरी ही लिंकेज की प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज को निर्धारित करती है। जितनी निकट लिंक जीन्स होंगी उतनी ही अधिक मात्रा में होगी लिंकेज, जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो क्या होगा, लिंक जीन्स का जो प्रतिशत है वो कम होता रहेगा। तो ये जो है मॉर्गन और कैजल का, ये जीन्स जो हैं वो बताते हैं कि जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन, क्लोजली लिंक्ड जीन्स स्ट्रॉन्ग लिंकेज, वाइडली लोकेटेड लिंक वीक लिंकेज। तो इस तरह से उन्होंने उसको इनहेरिटेंस को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। उनका ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखते हैं ड्रोसोफिला में। तो पेरेंटल जनरेशन क्या है, आपके ब्लैक बॉडी है, पर्पल आइज़ हैं। तो कैसी हैं ये, अप्रभावी ट्रेट है। तो GGRR, तो ब्लैक बॉडी पर्पल आइज़। दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो, आपके GGRR मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे आपके R प्रभावी है, G प्रभावी है, दूसरी तरफ स्मॉल r स्मॉल g है, तो ग्रे बॉडी है ये क्योंकि G प्रभावी है। और दूसरी तरफ आपके क्या है, इसके रेड आइज़ प्रेजेंट है क्योंकि R प्रभावी है यहाँ पे। तो इस तरह से एक ग्रे बॉडी, रेड आइज़, हेट्रोजाइगस पेरेंटल ड्रोसोफिला। दूसरी ड्रोसोफिला कैसी है, ब्लैक बॉडी और पर्पल आइज़ की है। फर्स्ट जनरेशन में कैसी ड्रोसोफिला निर्मित होंगी, आपके यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में आई आपकी ग्रे बॉडी, रेड आइज़ और 50%, ब्लैक बॉडी और पर्पल आइज़ 50% यहाँ पे निर्मित होंगी। तो आप क्या देख रहे हो, ग्रे बॉडी, रेड आइज़ 50% हैं और 50% ही हैं आपकी ब्लैक बॉडी और पर्पल आइज़। कब है ये, जब आपका पेरेंटल जनरेशन ब्लैक बॉडी पर्पल आइज़ है और दूसरी तरफ हेट्रोजाइगस ग्रे बॉडी और रेड आइज़ है। दूसरी तरफ जब उन्होंने इसको किया कि ये तो बताता है कि कंप्लीट लिंकेज हो गया, G मतलब ग्रे बॉडी, P मतलब योर ब्लैक बॉडी एंड देन R इज़ योर पर्पल आइज़। दूसरी तरफ इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है, 50% नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने पेरेंटल टाइप ब्लैक बॉडी पर्पल आइज़ लिया है, ग्रे बॉडी रेड आइज़ लिया है। यहाँ पे क्या हो गया, इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया, अर्थात ये जीन्स थोड़ी दूर दूर थी तो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से आप क्या देखते हो, आपका रेशियो आता है 47% ग्रे बॉडी रेड आइज़, 47% ब्लैक बॉडी पर्पल आइज़, 3% ब्लैक बॉडी रेड आइज़, 3% ग्रे बॉडी और पर्पल आइज़। तो यहाँ से डिविएशन हो गया, मतलब लिंकेज जो है वो दो तरह का हो गया, कंप्लीट और
इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में आपको प्रतिशत डिफर कर रहा है किससे, कंप्लीट से। कंप्लीट में 50% आपका रिजल्ट आ रहा है, 50:50 आ रहा है, यहाँ पे 50 से आपके कम आ रहा है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो मॉर्गन और कैसल ने ये बताया कि दो तरह का है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स अपीयर टुगेदर फॉर 2 और मोर जनरेशन्स इन ए कंटिन्यूस एंड रेगुलर फैशन। जैसे कि जीन्स जो होती है बेंट विंग्स की और शेवन ब्रिस्टल्स की 4th क्रोमोसोम म्यूटेंट में होती हैं, एग्जिबिट करती हैं कंप्लीट लिंकेज को। आपको पता है ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने देखा कंप्लीट लिंकेज का कि जो उसके पंख होते हैं बेंट विंग्स और शेवन ब्रिस्टल, छोटे छोटे उसमें कांटेनुमा संरचना निकली हुई होती है पैरों के ऊपर, उसको हम ब्रिस्टल्स कहते हैं, जो कि एग्जिबिट करते हैं, क्या चीज़ एग्जिबिट करते हैं, दोनों रेसेसिव फीचर्स, कंप्लीट लिंकेज को। दूसरी तरफ जो मॉर्गन एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ग्रे बॉडीड और वेस्टिजियल विंग्ड जो है होमोजाइगस फ्रूट फ्लाइज यूज़ की, हैविंग ब्लैक बॉडीज एंड नॉर्मल विंग्स। दूसरी तरफ ली ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स। तो F1 जनरेशन में क्या आ गया, ग्रे बॉडी और नॉर्मल लॉन्ग विंग्स आ गए। इसका मतलब ये बताते हैं कि ये कैरेक्टर्स प्रभावी हैं। जब उन्होंने F1 मेल्स को बैक क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस किया टू डबल रेसेसिव फीमेल जो कि ब्लैक वेस्टिजियल है, तो 2 ही तरह की प्रोजेनी आई, जिसमें कि ग्रे बॉडी आई और वेस्टिजियल विंग्स आई, और ब्लैक बॉडीज आई और नॉर्मल विंग्स आई। तो 2 आई, आनी क्या चाहिए थी 4 के बजाय क्या आई उनकी 2 ही आई। तो ये कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल था। इनकम्प्लीट लिंकेज में हम देखते हैं कि जो लिंक्ड जीन्स हैं वो वाइडली लोकेटेड होती हैं, एक क्रोमोसोम में दूर दूर उपस्थित होती हैं, और उनके जो चांसेस होती है सेपरेशन की वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लिंक्ड जीन जो हैं वो एक साथ नहीं रहती हैं बिकॉज होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज कर सकते हैं सेगमेंट्स ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेज। ये जो सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज होता है इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसा कि हम मक्का में एग्जाम्पल देखते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज का हमने फीमेल ड्रोसोफिला में भी उदाहरण है, बहुत सारे जंतुओं में इसका उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किया गया जो कि किया गया था मक्का में, जो इनकम्प्लीट लिंकेज को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। इसको हम मेज़ या जिया मेज़ कहते हैं, और इनका जो है एग्जाम्पल हटचिंसन वैज्ञानिक ने किया था, और हटचिंसन ने उसके बीजों के ऊपर ये उदाहरण इन्होंने स्पष्ट रूप से किया था कि जो सीड्स होती हैं जो कि कलर्ड और फुल होती हैं, जो मक्का होती है रंगीन और भरे बीजों वाली मक्का, कलर्ड और फुल, मतलब मक्का के जो दाने हैं वो पूरे हैं, वो कलर्ड है मक्का। दूसरी तरफ आपने एक मक्का लिया जो कि कलरलेस है, उसमें रंगहीन है, उसके बीज कैसे हैं, बिल्कुल संकुचित बीज हैं। तो कलरलेस श्रंकन जो है वो अप्रभावी फीचर है, प्रभावी फीचर क्या है आपका कलर्ड और फुल है। तो उससे आपकी F1 जनरेशन कैसी आएगी, पूरी तरह से कलर्ड और फुल आएगी। और F1 जनरेशन को हम अगर टेस्ट क्रॉस कराएंगे किससे, अप्रभावी पेरेंटल, अप्रभावी पेरेंटल, इसमें क्या होगा कलरलेस और श्रंकन होगा। कलरलेस श्रंकन होने से आपको क्या आएगा, F2 जनरेशन में कलर्ड फुल, कलरलेस श्रंकन, कलर्ड श्रंकन और कलरलेस फुल। रेशियो कितना होगा, रंगीन व भरे हुए, रंगीन और संकुचित, यू आर गेटिंग ए रेशियो ऑफ टोटल 96.4%, और रंगीन व संकुचित, रंगहीन व भरे हुए आपके आते हैं 3.6%। तो 96.4 और 3.6% आपके आता है लिंकेज इन मेज का एग्जाम्पल, जो कि हटचिंसन ने एग्जाम्पल किया था, जो कि इनकम्प्लीट लिंकेज को प्रदर्शित करता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल अगर हम देखें इसी में, कि हम देखें कलर्ड और श्रंकन, अगर हम मक्का को लें पेरेंटल टाइप, और कलरलेस और फुल ने, मतलब एक प्रभावी एक अप्रभावी, F1 जनरेशन कलर्ड फुल आएगी। कलर्ड फुल को आप टेस्ट क्रॉस कराओगे कलरलेस श्रंकन से, तो आपके अभी क्या आएंगी 4 वेराइटीज़ आएंगी, लेकिन चारों ही वेराइटीज़ में प्रतिशत कितना आएगा, आपके रंगीन संकुचित रंगहीन भरे हुए मक्का आएंगे 97.06%, और रंगीन व भरे हुए रंगहीन व संकुचित आएंगे 2.94%। तो ये जो लिंक जीन्स हैं जिनका कि एग्जाम्पल हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में देखा, हमने हटचिंसन के एक्सपेरिमेंट में देखा, तो ये जो हमारा लिंक जीन्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं लिंक जीन्स को, जैसे कि एज होती है, जैसे जैसे किसी भी जंतु की आयु में वृद्धि होती है तो ये जो लिंक जीन्स या लिंक का जो फैक्टर होता है उसमें कमी आने लग जाती है।
जो तापमान होता है, जीवों के तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ लिंकेज में कमी आने लग जाती है। एक्स रेज जो होती हैं उनको उपचारित करने पर क्या होता है, लिंकेज के बल में कमी आने लग जाती है। गुणसूत्र पर अधिक दूरी पर अगर जीन्स हैं तो समीप जो होंगी ये बल अधिक होगा, तो डिस्टेंस भी इसको इम्पॉर्टेंट रखता है। एक्स रेज कम करती हैं, टेम्परेचर जो है वो कम करता है, एज भी इसको कम करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, एज, टेम्परेचर और एक्स रेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, महत्व क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? क्योंकि कई सारे लक्षण लिंक जीन्स के बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं फलों का आकार, बीज व फल के भार में जो वृद्धि होती है। जैसे कि कुछ फल होते हैं जो मीठे होते हैं, बहुत रसदार होते हैं, जो शोध कार्य होते हैं इन अलग अलग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो किए जाते हैं वो जीन्स के उपस्थिति के अनुसार किए जाते हैं। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो वेरिएबिलिटी होती है गैमीट्स में वो बहुत कम हो जाती है और एक साथ जो जीन्स होती हैं, इनहेरिटेंस जो एक साथ कैरेक्टर्स का हो रहा है उसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल होती है। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही स्पष्ट और सरल रूप से लिंक जीन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।